गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं आपकी इतिहास की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय। और आज फिर से मेरा वही आपसे प्रश्न रहेगा, क्या आपने मुझे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है? बहुत ही बुरी बात, आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि इससे हमारा उत्साह और भी बढ़ता है। तो आज हम बात करेंगे जो पिछला पार्ट बच गया था। हम पढ़ रहे हैं कौन सा अध्याय? तीसरा, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, भाग 4। और महाभारत के संदर्भ से, मतलब महाभारत की किताब से ये सारा अध्याय लिया गया है, सारा ज्ञान। तो पिछले पार्ट में जो हमने किया था उसमें से एक पार्ट बच गया था, वो था जाति प्रथा। आज हम केवल इसी को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि समय का भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। चलें आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में हमने इतना जो है वो पढ़ लिया था, 4 वर्णों के पराधीनता और संघर्ष। अब हम बात करेंगे आज जाति प्रथा की। तो शुरू करते हैं। देखिए, जाति शब्द से बात कर लेते हैं। कई बार पूछा जाता है 2 नंबर का कि जाति शब्द का अंग्रेजी भाषा में रूपांतरण है कास्टा, CASTA, याद रखना, इस शब्द से लिया गया है। और जो कास्टा का अर्थ है नस्ल या प्रजाति। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है कास्टा और इसका मतलब हुआ नस्ल या प्रजाति। क्लियर हो गया? इस अर्थ के अनुसार जाति एक ऐसा बड़ा समूह है, याद रखना यहाँ पर, एक ऐसा बड़ा समूह है जिसका आधार प्रजातियों विभिन्नता अथवा जन्मजात भिन्नता है। जन्मजात भिन्नता है, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर C.S. कुले के अनुसार जब वर्ग पूर्णतः अनुवांशिकता, हेरिडिटी पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। तो अपनी बात को पुष्टि करने के लिए अगर आप एक और चीज़ उसमें ऐड कर लेते हैं, तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो कहीं भी मार्क्स नहीं जाते हैं। तो तभी मैंने डेफिनेशंस भी साथ साथ आपके दी है कि जब कभी भी 3 नंबर के लिए क्वेश्चन अगर 1-2 नंबर के लिए आता तो ये काफ़ी है परिभाषा, लेकिन अगर आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आता तो आप ये ऐड कर सकते हैं और इस तरह से 3 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं जाति प्रथा की विशेषता। बड़ी जल्दी से करेंगे, आप जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये अलग चीज़ है कि आज का जो समाज है ना, वो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि जब बच्चे जो है हर तरह के स्कूल में बच्चे जो है एक ही जगह बैठकर जो खाना खाते हैं बिना कोई जाति पाति भेदभाव, केवल हम हिंदुस्तानी रह जाते हैं, तब अच्छा लगता है। ये अलग चीज़ है कि अब तो हिंदुस्तानी की भी बात नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो धर्मों की भी बात नहीं, धर्म से भी हट के बात करते हैं। तो ये अच्छी बात है, जब हम शिक्षित होते हैं तो इन चीज़ों को हट के बात होनी चाहिए, तो अच्छा होता है। देखिए विशेषताएं पढ़ लेते हैं। क्या है? सदस्यता जन्म पर आधारित। क्यों होना चाहिए? मैं ऐसा क्यों कह गया? मैं एक अध्यापक हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे देश के ऊपर कोई और आके फिर शासित हो जाए और हम फिर से गुलाम कहलाएं। हम गुलामी का जो दौर था वो बहुत देख पाए हैं। हम चाहते हैं हमारे लोग जो है वो इस व्यवस्था में रहते हुए अपने आप को स्ट्रांग बनाए, एकता स्थापित हो, सभी इकट्ठे मिलकर रहें और अच्छे से जो रहें, ये दिखाएं दुनिया को कि ऐसा हो सकता है, ऐसा जो है उदाहरण प्रस्तुत करें। तभी जाति प्रथा की विशेषताएं सदस्यता जन्म पर आधारित। कि जाति प्रथा में एक विशेषता थी कि आप जन्म पर ही मान लिया गया कि आप जन्म से ही जो है उस जाति से, अगर आपने मान लीजिए ब्राह्मण आप पैदा हुए तो वो जातिगत आप वो ब्राह्मण ही रहेंगे, कभी भी आप दूसरी जाति में। देखिए, जबकि वर्ण व्यवस्था में क्या था प्रारंभ में जब उसे स्थापित किया गया था, वो ये था कि आपकी योग्यता ही आपको निर्धारित करेगी आप कहाँ किस वर्ण में रहेंगे। लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब उसको क्या कर दिया गया? जन्म पर आधारित। जन्म पर आधारित कि अगर आपका बाप जो है ब्राह्मण है तो आप ब्राह्मण पैदा हुए, अगर आपके बाप जो क्षत्रिय है तो आप क्षत्रिय पैदा हुए, और शूद्र है तो शूद्र। फिर योग्यता काम नहीं आएगी आपकी, सदस्य जन्म पर आधारित होगी। क्लियर हो गया? दूसरा, समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज को बांट दिया गया, खंड खंड कर दिया गया। और खंड हुआ व्यक्ति क्या ताकत रख सकता है? क्या वो अपने देश को, ऐसा देश जहाँ लोग बंटे हो, क्या वहाँ कोई इस तरह का कि बड़ा आंदोलन, बड़ा गांधी जी ने सोचा था कि जब 1905 ईस्वी में मैं ऐसा करूंगा, ऐसा 15 में जब भारतवर्ष में आए, लेकिन उनका विश्वास खोता चला गया। जैसे जैसे आंदोलन होते उनको पता लगता है कि यहाँ पर ये जो कार्य तभी तक नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे कोई रचनात्मक कार्य, लोगों को ये जाति और धर्म से बाहर निकालना पड़ेगा, इकट्ठे लाना पड़ेगा, तभी हम जीत पाएंगे। और ऐसा हुआ, गांधी जी ने किया। तो खंडात्मक विभाजन, ये दूसरा जो विशेषता है कि अलग अलग बांट दिया गया। लोग एक तरह का नए नक्शे सब कुछ दिया, भगवान ने कोई बांटा नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बांट दिया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये इसकी दूसरी विशेषता। और उसी अनुसार याद रखना, जाति क्या था? एक बंद समूह था, पूरी तरह से बंद, आप जा ही नहीं सकते हैं। आपके मार्ग जो है वो बंद कर दिए गए। एक बच्चा जो पढ़ना चाहता है, डट के पढ़ना चाहता है, बंद कर दिया। शूद्र है तब तो फिर आप पढ़ ही नहीं सकते। यहाँ तो पढ़ भी सकते थे, यहाँ पढ़ ही नहीं सकते, आपके लिए भगवान ने बनाई ही नहीं, क्योंकि कहा गया दैवीय व्यवस्था है, इसको भगवान ने दिया है, देवों नहीं दिया है। तो आप इसने मान लिया भाई ये तो भगवान ने दी है, ये तो किसी का दोष नहीं है, ये तो हमारा दोष है, हम जिस जाति के पैदा हो गए। तो भाई बंद समूह हो गया, पूरी तरह से बंद, कुछ नहीं कर सकता। मुझे किस लिए बना है? सिर्फ सेवा करने के लिए। या मुझे किस लिए बना है? भाई मैं चाहे डरपोक हूँ फिर भी भाई तीर चला, ये अलग चीज़ है। वो चला पाया, क्या वो देश को बचा पाया गुलाम होने से? तो ये प्रश्न। तो समाज का खंडात्मक विभाजन हुआ, ये दूसरी विशेषता। तीसरा, खान पान पर प्रतिबंध हो गए। कुछ इसके पॉजिटिव बड़े अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। खान पान पर प्रतिबंध
कि जो व्यवस्था, अगर हम देखिए समय के अनुसार सारी चीज़ें बदलती रहती है। अगर हम पिछला इतिहास अपने आप खोजेंगे तो आपने आरंभ कहाँ से किया था? जंगली जानवरों को खाने से ही आरंभ हुआ था ये व्यवस्था स्थापित, क्योंकि उन जंगली जानवरों को मार कर खा के ही हम आगे बढ़े और तब हमने अपनी स्पीसीज़ को बनाया, हम सबसे टॉप पे पहुँचे, एक अलग जो है व्यवस्था स्थापित हुई। और एक समय ऐसा था जब हम जानवरों के गुलाम थे, डरते थे, उनसे बच रहे थे, बचने के साधन अपनाए गए, उनको मारा गया, हमने अपने दिमाग के जरिए जो है पूरी विजय हासिल की। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद हम उनसे आगे पहुँचे। लेकिन आज हम फिर बोले कि अब खान पान पर प्रतिबंध, तो क्या हुआ? उस समय कच्चा भोजन और पक्का भोजन, भाई दो तरह के भोजन होते थे। कच्चा भोजन किसे कहते थे? कच्चा भोजन वो होता था जो पानी से तैयार होता था। गरीब आदमी जो है किससे पकाएगा? अमीर तो है नहीं, घी तो है नहीं घर में, तो किससे पकाएगा? पानी से। तो पानी से पकने वाला भोजन उसको खाएगा कच्चा, और जो घी से पकता था उसे कहा जाता पक्का भोजन। तो ब्राह्मण के हाथ से वही बड़ा अच्छा मानते, ब्राह्मण को जो दैव से मानते, क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा हम तो दैविक देवों की तरफ से हैं, तो इस तरह से देवों के हाथों से खाना सभी बड़ा अच्छा मानते थे। और मैंने कहा लोगों में ये बहुत एक जो उस समय लोग थे वो बड़े हृदय से इन चीज़ों को मानते कि सचमुच ऐसा है, और इस तरह से जो है वो ब्राह्मण के हाथ से जो भी भोजन किसी भी तरह का वो खा लेते। लेकिन अगर इसका विपरीत देखा जाता था तो वो बिल्कुल उल्टा था। ब्राह्मण किसी के हाथ से अगर हम करें पक्के भोजन की, तो वो क्षत्रिय वैसे से ले लेता था, लेकिन कच्चे भोजन वो किसी से नहीं लेता था। तो ये जो भोजन न लेने, और शूद्र थे, उनके हाथों से कोई भी क्षत्रिय, वैसे शूद्र जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, कोई भी उनके हाथ से ना कच्चा ना ही पक्का भोजन जो है ग्रहण करता था। ये व्यवस्था जो है आहिस्ता आहिस्ता करके और पक्की होती चली गई। फिर चौथा आता है, ये इसकी विशेषता तीसरी, चौथा है जातीय धंधे। आहिस्ता आहिस्ता करके क्या है, एक विशेषता और बन गई जातियों में, क्योंकि जातीय धंधे कह दिया गया था कि भाई जातीय धंधे, जो जाति में जिस जाति में अगर आप शुद्ध हैं तो फिर तो भाई सेवा करना का ही आपको जो है लिखा गया कि आपने सेवा ही करनी है, आप कोई और धंधा नहीं अपना सकते हैं। भाई ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके दादा ही कभी आप पूछेंगे तो पता लगेगा, या किसी जो गांव में कोई वयोवृद्ध होता था, आपने पूछना है उनको उसके बारे में कि भाई, तो मेरे यहाँ पर हम जाते थे जैसे खड जाना, तो वहाँ पर जो है पूछते थे कि हमारे एक बुजुर्ग थी, और बेचारे अब तो नहीं है संसार में, उनको पूछते थे तो वो एक ही कहानी को सुनाते कि बेटा ऐसा हुआ कि मैंने अपने बच्चे को स्कूल भेजा तो मुझे जो है वो मुझे रस्सियों बांधकर कुआं में फेंका गया। क्यों? कि ये कहा गया भी तुम बच्चों को पढ़ा कर क्या करोगी, तुम जो है इससे काम करवाओ, हमारे घर लाओ और इस प्रकार से पढ़ाओ मत। तो ये जो व्यवस्था थी, ये चौथी विशेषता थी कि जातीय धंधे स्थापित हो चुके थे, उससे बाहर आप कुछ भी नहीं सोच सकते थे। चौथा। फिर पांचवी विशेषता क्या थी कि जाति से जुड़े प्रतिबंध। जाति से जुड़े प्रतिबंध, अगर देखिए दो तरह के पहलू होते हैं, ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन दूसरा ही पहलू की बात अगर मैं करूँ तो जातीय धंधे, मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि जो वर्ण व्यवस्था थी कोई अच्छे तरीके से अगर देखा जाए उसको, तो आपको ऐसा लगेगा जो सही था वो पीछे छूट गया। सही क्या था? सही ये था कि जो जिसमें रुचि है उसमें वो करे, वो किसी भी व्यवस्था में चले जाए। लेकिन जातीय धंधे में क्या गड़बड़ होगी कि केवल उसको बंद कर देना एक ही कमरे में, भाई ये तेरा काम है, तू ही करेगा। अब ऐसा कभी पॉसिबल है? आप अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि जो आप करते हैं वो बच्चे से करवाइए। बहुत सारे बच्चे हैं अपनाएंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो नहीं अपनाएंगे, बोलेंगे भाई मुझे तो कुछ और करना है। तो एक तरह से बच्चों की जो निपुणता थी वो खत्म हो गई, वो कुछ सोचने का। जातीय धंधे, ये चौथी विशेषता। पांचवा हो गया जाति से जुड़े प्रतिबंध। बहुत सारे प्रतिबंध, जैसे कि खान पान पे प्रतिबंध। अब जैसे ब्राह्मणों के लिए कहा गया कि वो बिल्कुल शाकाहारी, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी रहेंगे, क्योंकि वो जो है, और क्योंकि उनको जो स्थान दिया गया, तो पहले नंबर का स्थान दिया गया था लोगों में वो आचरण संहिता स्थापित करना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। तो इसलिए आचरण जो है घोषित कर, खान पान घोषित कर दिया गया। तो इसलिए हर जाति के लोगों के लिए खान पान, और ये माना गया कि सभी इसको स्वीकार करेंगे। जाति के अंदर ही विवाह होंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण से करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय करेगा, शूद्र शूद्र से के साथ करेगा, जाति के अंदर ही विवाह होंगे। शूद्रों को पढ़ने की बिल्कुल अधिकारों से वंचित, जिसकी बात मैंने कही थी कि वो शूद्र नहीं पढ़ेगा बिल्कुल भी, क्योंकि पढ़ने की जरूरत क्यों है उसको, वो सिर्फ सेवा करेगा। सेवा के लिए क्या पढ़ना जरूरी है क्या? मंदिरों में आने जाने के लिए, सार्वजनिक, बिल्कुल मंदिरों में आने जाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया। सार्वजनिक जो कुएं थे जहाँ से सभी पानी ले सकते थे, वहाँ से बंद। और बड़ा दुख होता है कि आज भी ये व्यवस्था जो है, आप हिमाचल में आइए और देखिए क्या है व्यवस्था। हिमाचल के दूर दराज के क्षेत्रों में जाइए, क्या है व्यवस्था? सबसे पहले पूछा जाता है कास्ट क्या है भाई। तो देखिए आप, ये मंदिर का, अभी एक मंदिर का जो है वो प्रवेश द्वार के ऊपर ऐसे आपको मिलेंगे, शायद हिमाचल में मिलेगा, हिमाचल के बाहर जाके देखिए आप, इस तरह का आपको मिलेंगे। और एक बार मैंने तो मस्जिद में भी देखा जो है कि सुन्नी की मस्जिद थी और वहाँ लिखा गया था। तो ये कि जो है सिया लोगों को आने के लिए जो सख्त मनाही है, प्रवेश नहीं कर सकता। तो भाई क्या व्यवस्था? तो ये पांचवी जाति से जुड़े प्रतिबंध, ये कार्य वो नहीं कर सकते थे। फिर छठा गया जाति अंतर्विवाही होते थे। अंतर्विवाह मतलब अंदर ही, प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी जाति में जन्म लेता था उसे उसी जाति में ही विवाह करना पड़ेगा, बाहर नहीं जा सकता, जिसकी बात मैं कर चुका। तो जाति क्या होगा? अंतर्विवाही होगी, उसके अंदर ही विवाह हो सकता है। शूद्र का शूद्र के साथ ही होगा, ब्राह्मण का ब्राह्मण के साथ ही होगा, ये इसकी छठी विशेषता। सातों क्या होगा? निम्न जातियों का शोषण, कि ये जो व्यवस्था थी, जातिगत जो ढांचा था, इससे क्या जातियों का शोषण हुआ, ये इसकी सातवीं विशेषता थी। कैसे? कि जाति प्रथा में व्यक्ति को समाज में उच्च अथवा निम्न वर्ग जन्म के आधार पर ही प्राप्त हो जाता था।
भाई जन्म, आपने जन्म लिया कहाँ, शूद्र जाति में पैदा हुआ, भाई आपको सेवा ही करना पड़ेगा। और सेवा मैंने बता दिया कि भाई प्रारंभ में हो सकता था लोग बड़े उच्च आदर्श के व्यक्ति थे और इसलिए वो उनको शायद पैसा भी देते हैं उसके बदले में, लेकिन आने वाले समय में क्या हुआ, शूद्रों को हीन दृष्टि से, क्योंकि उनकी जो स्थिति थी लगातार उनके पास इतना पैसा नहीं दिया जाता था, रहमो कर्म के ऊपर छोड़ा गया। आप सोचिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक गवर्नमेंट टीचर और एक जो है वो प्राइवेट टीचर है। प्राइवेट टीचर देखिए कितनी मेहनत करते हैं और उसके बावजूद उनको तनख्वाह कितनी दी जाती है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल बना लेकिन फिर भी जो है उसको नकारा जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एक जगह गया और मैंने देखा वहाँ एक व्यक्ति के अकाउंट में 20,000 आता है, उसको 20,000 तनख्वाह दी जाती है गवर्नमेंट रूल के अनुसार। लेकिन जब उसको मैंने अकेले में पूछा तो उसने ये बताया कि सर 20,000 से मेरे से 10,000 वापस ले लिए जाते, तो 10,000 मेरी तनख्वाह है। तो सोचिए क्या तरीके हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, किसी के रहमो कर्म के ऊपर, तो वहाँ यही व्यवस्था स्थापित होती है। और अब आप सोच रहे हैं कि ये गवर्नमेंट टीचर जिसको 80,000 या 40,000 50,000 जो तनख्वाह मिल रही है, उसकी स्थिति और उसकी स्थिति में फ़र्क तो आएगा ना। पैसे कम होंगे तो उसकी स्थिति उतनी ही नीचे रहेगी। तो जितनी कम पैसा, अब इनको तो पैसा भी नहीं मिलता था भाई, काम करवाते पूरा दिन भर और काम कुछ और आपको पैसा देना ही नहीं, तो आप मज़े लेंगे, आपकी स्थिति अच्छी नेचुरल है, आपके अच्छे कपड़े होंगे, आपके सुंदर घर में रहने के लिए क्या होगा, नौकर जो है आपके पास होंगे, क्योंकि पैसा कहाँ, पैसा तो उनके पास ही रह रहा है, पैसा यहाँ तो आ ही नहीं रहा है। जैसे कि आजकल भारतवर्ष का हो रहा है हाल कि कंपनी आ रही हैं और यहाँ के बच्चों से दिन रात जो पैसा है वो ये कमा रहे हैं और पैसा ले जा रही है कंपनी। आप देखेंगे जो है हर 3 माह के बाद जो है कंपनियाँ निकालती हैं कि हमारा इतना जो टर्न आउट हो गया, हमने इतना पैसा कमाया। अरे आप देखो ये क्या तरीके बदल गए हैं, सिर्फ तरीके बदल गए हैं। ये समाज की स्थिति आज भी वैसी ही है, सिर्फ नाम बदले हैं। निम्न जातियों का शोषण, ये 7वीं विशेषता। 8वीं, जाति एक बंद समूह। जाति एक बंद समूह, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ कि एक बंद समूह हो गया। जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति का होकर रहेगा, घेरा बन गया कि भाई तू इसी जाति में, बस लाल जो रेड है लाइन है वो खिंच गई आपकी ज़िंदगी में, कोई योग्यता काम नहीं आएंगे, आप जितने मर्जी योग्य हैं, आप पर ब्राह्मण नहीं बन सकते हैं, इसको लांग नहीं सकते दायरे को। आप वही रहेंगे जो आप हैं, जो आपको दे दिया गया है, लिख दिया है किताब में, आप उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये 8वीं विशेषता है। 9वीं विशेषता, अंतिम विशेषता है जाति चेतनता। जाति चेतनता कि प्रत्येक व्यक्ति को पता होता था कि भाई समय समय चेतनता भी आ गई कि मुझे पता है कि मैं जो है शूद्र में पैदा हुआ तो मुझे जो काम करना है, मुझे पता है मैं क्षत्रिय हूँ तो मुझे क्या काम करने हैं, और उसी के हिसाब से आपका जो है हैसियत भी होती थी समाज। ब्राह्मण में पैदा हो गया तो जो है ब्राह्मण मतलब कि बचपन से ही उसको जो है वो एक बड़ा रुतबा मिल जाना और उसका फ़ायदा लास्ट तक मिलना। क्षत्रिय हैं तो भाई बहुत बड़ी बात, क्योंकि राजा तो वही होंगे भाई, लिख दिया ना। फिर चाहे वो जितना डरपोक हो, जितना मर्जी अयोग्य हो। तीसरा जो है वो वैश्य जो है वो क्या बनेगा, वो जो है भाई व्यापार करेगा, वही करेगा, दूसरा तो कर ही नहीं सकता भाई। एक ही था जिसे छोड़ दिया गया था रहमो करम के ऊपर, उसकी स्थिति तो भाई खराब होनी ही थी। हर कोई जो है मुनाफा चाहता है ज़िंदगी में, फ़ायदा मिल रहा है तो लेते चलिए ना, क्यों छोड़ना है। तो इस प्रकार की जो जाति चेतनता थी वो आ गई, अपने आप आ गई। और ऐसी चेतनता आ गई कि पढ़ा लिखा है नहीं, कुछ भी नहीं है, और फिर भी जाति चेतनता है भाई, मैं तो ये, मैं तो ये, मैं तो ये। और इसलिए हमारा देश गुलाम पे गुलाम बनता चला गया, क्योंकि यूनिटी खत्म हो गई, खंडात्मक विभाजन हो गया। तो ये 9 विशेषताएं हैं। विशेषताएं मतलब ये हमारे लोगों का वो व्यवहार है जो हमें गुलाम बनाता चला गया। तो आप बच्चों से इसलिए ये इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि आप ये पता कर सकें अपनी बुद्धि से क्या सही है क्या गलत है। ये आपके ऊपर निर्णय है। मैंने पढ़ा दिया, पवन कुमार ने पढ़ा दिया, तो आप हर बात से मेरे से संतुष्ट होना ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है किसी बात के ऊपर आपका संतुष्ट लगे, लेकिन आप उसके ऊपर आपके ऊपर विचार तो करो, क्योंकि आपने अभी वो नया विचार आपके ज़िंदगी में आया है, अभी आपने एक नया विचार पढ़ा है, उसके ऊपर मंथन तो कीजिए। केवल दूसरों के विचारों के अनुसार आपने उसको उड़ा लेना, साइड में कर देना, साइड में रख लेना, वो अच्छी बात नहीं। कोई भी विचार आता है, एक अच्छी जो बहस, एक अच्छा जो है उसमें अपने आपके मन में ही, अब बहस क्या करेंगे, आप आपके मन में ही उसके ऊपर विचार होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये देश हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। हम प्यार से रहें, अच्छे से रहें और इसको प्रोग्रेस में ले जाएं, पीछे ना देखें, लड़े ना। जो घर, जिस घर में अंतः कलह पैदा हो जाता है ना, वो घर कभी भी ऊपर नहीं बढ़ता है। तो ये मान के चलिए, ये जो हमने पढ़ा है ये हमारा इतिहास बदल देगा अगर बच्चे हमारे समझ जाएंगे। तो इसी से संबंधित 2 लाइनें हैं, पढ़ लें। उन लोगों को फिर से शिक्षित होना चाहिए जो शिक्षित होने के बाद भी जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं। किसी ने कहा है और इतना अच्छा कहा है कि मुझे समझाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, आप बच्चे समझ आएँ, मेरे लिए वही सबसे अच्छा होगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद जी, थैंक यू।